जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं तो उस दौरान हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इंसान इस कार को धकेल रहा है तो इस जगह पे डायरेक्ट कांटेक्ट है कार के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ जहाँ पर कि ये आदमी फोर्स अप्लाई कर रहा है। उसी तरह से ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को, इस लड़की के साथ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और ये रस्सी के सहारे खींच रहा है और ये आदमी इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, कांटेक्ट में है और रस्सी वापस से जाके इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है। तो खींचने और धकेलते समय जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। तो कम उम्र में जब हम शुरू में फोर्स के साथ डील करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि फोर्स अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समय के साथ साथ जब हम थोड़ा बड़ा होते हैं और हम मैग्नेट्स के साथ खेल कूद करने लगते हैं उस समय हमें एक मैजिकल चीज़ दिखता है कि एक मैग्नेट लोहे को दूर से खींच लेता है। ना यहाँ पर कोई थ्रेड है, ना ही मैग्नेट उसे पकड़ के खींच रहा है, लेकिन लोहा मैग्नेट के तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। यहाँ पर बीच में कोई भी कांटेक्ट का मीडियम नहीं है। और कुछ ऐसा ही चीज़ हम जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा कि दो मासेस एक दूसरे को काफ़ी दूर से अट्रैक्ट कर सकता है। और सेम चीज़ जब हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं उस समय हमने यही चीज देखा। ये मान ले एक मेटालिक स्फीयर है, अगर इस स्फीयर के सामने हम एक चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, लेट अस से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो ये क्या करेगा, इस मेटल के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ खींच लेगा, दूर से ही ये खींच लेगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर देखिए कोई कांटेक्ट नहीं है, मैग्नेट के केस में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, चार्ज के केस में भी यहां बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और चार्ज ने दूसरे चार्ज को खींच लिया। हमें यह पता है, लेट अस से ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, हमें ये पता है कि दो चार्जेस अगर ऑपोजिट नेचर का हुआ, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए हमने इस चार्ज को अभी फिक्स्ड रखा है। और अगर दो चार्ज सिमिलर नेचर का हुआ तो वो एक दूसरे को रेपेल करता है, ये दूर से अट्रैक्ट कर सकता है और दूर से ही रेपेल कर सकता है। न बीच में कोई रस्सी है, न हाथ से पकड़ के कोई खींच रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन यहां फोर्स अप्लाई होता है। ये फोर्स कैसे अप्लाई होता है, यहां पर इसके आसपास ऐसा क्या है जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली। ऐसा क्या है जो कि इसके प्रेजेंस के कारण एक दूसरे चार्ज्ड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ऑब्वियसली बीच में कुछ है, चाहे वो पूरी तरह से वैक्यूम क्यों ना हो, पूरी तरह से फ्री स्पेस क्यों ना हो, यहां पर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसका एग्जिस्टेंस है। ये चार्ज क्या करता है, अपने आसपास ये मॉडिफिकेशन लाता है, जिसके कारण उस मॉडिफाइड फील्ड में या रीजन में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा देखते हैं। सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर एक भारी सा बॉल रखा गया है, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से कर्व्ड हो जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। अब अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहां पर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे लुढ़कते हुए इस ऑब्जेक्ट के साथ यहां पर आके सट जाएगा। सपोज मान ले, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, हम जिसे भी सच मानते हैं वो हमारे परसेप्शन के हिसाब से हम सच मानते हैं। अगर किसी चीज को परसीव करने का हमारे पास कोई ऑर्गेन ही ना हो या फिर कोई टूल हम डेवलप ना कर पाए तो फिर उसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए ना के बराबर होगा। मान ले कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, न छू के डिटेक्ट कर पाए, न इसे देख पाए। सपोज ऐसा हुआ, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपको क्या दिखेगा कि मैजिकली यहां पर एक बॉल लुढ़कते हुए इसके साथ आकर चिपक गया है।
तो वही कुछ ऐसा ही चीज होता है जब चार्ज अपने आसपास के रीजन को मॉडिफाई करता है। कहा जाता है अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वो मॉडिफिकेशन लाता है, जिसके कारण कि दूर कोई अगर दूसरा चार्ज है तो उस दूसरे चार्ज पे वो फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। बेसिकली पहला चार्ज अपने आसपास के स्पेस में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मॉडिफिकेशन लाता है, और उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज होता है तो वो फील्ड दरअसल इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। ये जो बीच का फील्ड है ये डायरेक्टली हमारे लिए अभी तक तो परसीवेबल नहीं है, अभी तक हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो फंडामेंटली इसका जो बिहेवियर है, बिल्कुल प्राइमरी बिहेवियर हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन इसका बहुत सारे सेकेंडरी बिहेवियर्स हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने एक ऐसा बलून लिया और उसे दोनों तरफ से हाथ से पकड़ के खींच लिया। तो जब आप इसे खींच के लंबा करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ये बलून वापस से आपके हाथों को अंदर की तरफ खींचता है। ठीक है, अगर अभी सवाल पूछा जाए कि ये अंदर की तरफ क्यों खींचता है, तो चूंकि आपको इलास्टिसिटी के बारे में पता है तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, व्हाटएवर जो भी है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो है ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, दूर जाने के कारण वो वापस से अपने पुराने पोजीशन को रिगेन करना चाहता है, जिसके कारण वो आसपास के मॉलिक्यूल्स को खींचता है, एंड हेंस आपके दो हाथों को वो अंदर की तरफ खींचता है। सपोज हमें ये चीज नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, हम उस चीज को मान ले कि डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है, उसका जो प्राइमरी बिहेवियर है, जो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहा है वो फिर करीब आना चाहता है, जिसके कारण फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये चीज मान ले हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऊपरी तौर पे हम कुछ इसके और प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये खिंचा हुआ न है, मान ले ये एक नॉर्मल बलून है, बिल्कुल हमने खींचा नहीं है, उस समय इस रीजन में जो कलर होगा वो डीप ब्लू कलर का होगा, लेकिन इसे खींच देने से क्या होगा, इसका कलर फेड हो जाएगा, इस रीजन में जहां खिंचा हुआ है वहां फेड हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंडरी प्रॉपर्टी। अगर कोई ये कहता है कि अगर यहां पर डार्क ब्लू कलर है, दैट मीन ये दोनों हाथों को अपने तरफ नहीं खींचेगा, और अगर यहां पर लाइट ब्लू कलर है तो ये दोनों हाथों को अपने तरफ खींचेगा, ये गलत नहीं है स्टेटमेंट। ये हम एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, प्राइमरी प्रॉपर्टी को हम देख नहीं पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नॉन परसीवेबल। सेम केस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड फंडामेंटली यहां पर किस तरह से थ्रेडेड बिहेवियर है इस रीजन में, वी डोंट नो, पर ये इसका जो सेकेंडरी बिहेवियर है ये किस तरह का प्रॉपर्टी दिखाता है, जब कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई और चार्ज आता है, उस पे क्या इफेक्ट डालता है, ये हम पता कर सकते हैं, बिकॉज फोर्स इज डिटेक्टेबल फॉर अस। हम फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, इन सब चीजों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड या फिर हमारा सोचने का तरीका फोर्स, मोमेंटम हुआ, तो इस फील्ड का एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी जिसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं। और अगर हमारा सेंस एनर्जी हुआ तो फिर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक दूसरा प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं जिसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। समटाइम्स ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड भी कहते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे कभी बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि इस चैप्टर में नहीं है हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो अपने आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मॉडिफिकेशन ला रहा है, उस मॉडिफिकेशन का एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी जो कि वो दूसरे चार्ज पे दिखा सकता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ यहाँ पर ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपने आसपास के रीजन में मॉडिफिकेशन ला रहा है, जिस मॉडिफिकेशन के कारण ये दूसरा चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, जो मॉडिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे थे, वो मॉडिफिकेशन ये क्या करता है, ये चार्ज अपने बिल्कुल विसिनिटी में जो फील्ड है उसमें मॉडिफिकेशन लाता है, स्पेस है उसमें मॉडिफिकेशन लाता है, उसके कारण ये मॉडिफिकेशन प्रोपगेटेड हो जाता है यहाँ पर, ये मॉडिफिकेशन प्रोपगेटेड हो जाता है यहाँ पर। मास होता तो ये थोड़ा आसान होता, क्योंकि मास के लिए जनरल रिलेटिविटी बहुत सारे इक्वेशंस हमें देता है, जो अलग तरह का इक्वेशन देता है क्लासिकल फिजिक्स से अलग। चार्ज के लिए इट इज़ नॉट
सो इजी। तो ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर प्रोपगेटेड हुआ, ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर प्रोपगेटेड हुआ, एंड सो ऑन, ये प्रोपगेशन चलता गया और यहाँ तक मॉडिफिकेशन पहुँचा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इस बॉल को रखा जाए तो ये इमीडिएटली करीब जो यहाँ पर मेम्ब्रेन है उसे खींच के लंबा करेगा, वो अपने आसपास के जो रीजन है उसे खींच के लंबा करेगा, ये यहाँ पर इसे लंबा करेगा, खींचेगा, और वो जो खिंचाव है वो खिंचाव इस तरह से आगे बढ़ते हुए हर एक पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो ये जो चार्ज का मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन हर जगह पे इस पूरे रीजन में, समटाइम्स ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में ये फैल जाता है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसका वो जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो ये एक चार्ज है, मान ले, इस चार्ज को एक अमाउंट दे देते हैं, असाइन कर देते हैं Q, इसमें Q अमाउंट का चार्ज है, और इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम का जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटेड हो जाता है इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के एग्जिस्टेंस के कारण। तो हर पॉइंट में वो जो फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो जो प्रॉपर्टी है वो वैरी करेगा। इसीलिए हमें पता है कि दूसरा चार्ज अगर करीब रहेगा तो उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, वो दूर में रहेगा तो उसमें कम फोर्स अप्लाई होगा। दैट मीन हर एक पॉइंट में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उस मॉडिफिकेशन का क्वांटिटी अलग अलग होगा। इसीलिए हमें कोई एक खास पॉइंट चूज करके आगे बढ़ना होगा। सपोज ये वो पॉइंट है, दिस इज दैट पॉइंट, और इस पॉइंट को चलिए नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है पॉइंट P, ये वो पॉइंट है पॉइंट P, और इससे, इस चार्ज से ये पॉइंट P जो है ये R डिस्टेंस दूर है। अभी अगर इस जगह पे हम एक चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने चार्ज इंट्रोड्यूस किया Q1, तो इस Q1 पे एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा ड्यू टू दिस चार्ज Q। वो जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कूलॉम्स लॉ से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फर्स्ट चार्ज, that is Q, capital Q, into the second charge, small letter Q1, divided by इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए इसी चीज को ना थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। यहां पर मैं Q1 को थोड़ा बाहर लिखूंगा, इसका फायदा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये R² है और ये जो Q1 है, इस Q1 को हमने बाद में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लीकेशन है, कहीं भी कर सकते हैं, हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज को हटा देते हैं और इसके जगह पे हम Q2 चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा करते ही यहाँ पर इस बॉडी पे, इस चार्ज्ड बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होगा, सेम तरीका F2 मान लेते हैं वो फोर्स है। दैट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R², और यहाँ पर Q2 हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर आप मजेदार चीज देखिए, जब हमने Q1 चार्ज को इंट्रोड्यूस किया तो देखिए फोर्स बन रहा इतना। जब हमने Q2 चार्ज को इंट्रोड्यूस किया उसी पॉइंट में, तो फोर्स बन रहा है इतना। एक पार्ट यहां पर सेम है, फिक्स्ड है दोनों ही केस में, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R²। ये पार्ट देखिए दोनों में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ दैट पॉइंट, इस पॉइंट के साथ वो टर्म एसोसिएटेड है, और इसी टर्म को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे कि E से डिनोट किया जाता है। अब आप एक चीज देखिए, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। इस पॉइंट में जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, उस पॉइंट में अगर Q1 चार्ज इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसी टर्म के साथ आप Q1, उस चार्ज को, जिस चार्ज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको फोर्स मिलेगा। सेम केस हियर, जब Q2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ Q2 को मल्टीप्लाई कर देने से हमें उस पे लगा हुआ फोर्स यहां से मिल जाता है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हुआ और उस पॉइंट में Q चार्ज को रखा गया, तो उस Q चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू Q, दैट चार्ज, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट का, जिस पॉइंट में उस चार्ज को रखा गया। तो ये एक सिंपल रिलेशन हम यहां से पता कर सकते हैं। यहां से हम दो चीजें
और पता कर सकते हैं यहाँ इस फॉर्मूला से या इस रिलेशन से। पहला तो ये कि चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी होना होगा। क्योंकि दो स्केलर क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन रहेगा ही नहीं। दो स्केलर क्वांटिटीज, किसी के पास डायरेक्शन नहीं है तो डायरेक्शन कहाँ से आएगा? उस डायरेक्शन के लिए डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी होना होगा, तब जाके ये रिलेशन पूरी तरह से वैलिड होगा। और दूसरी बात ये कि इस रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो SI यूनिट है वो पता कर सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा वो फोर्स डिवाइडेड बाय वो चार्ज। तो यहाँ से आप देखिए इसका जो SI यूनिट होगा वो SI यूनिट क्या होगा? फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और चार्ज का SI यूनिट कूलॉम। सो न्यूटन पर कूलॉम इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे चल के हम इसका एक और यूनिट देखेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, उस समय देखेंगे इसका और एक SI यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। उस पर फिलहाल अभी बात नहीं करते हैं।